नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे भारत के ऐतिहासिक मिशन चंद्रयान-3 के बारे में। इस मिशन का उद्देश्य जोखिम और अगर सफलता मिलती है तो उससे होने वाले लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है, वहीं से इसरो ने शुक्रवार 14 जुलाई 2023 को भारत के मिशन चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग की। आपको बता दें कि इंडिया ने इसी जगह से 22 अक्टूबर 2008 को अपना पहला चंद्रयान-1 लॉन्च किया था। इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंडिया ने पहली बार चांद पर अपना कदम रखा था। इंडिया ये काम पहली बार कर रहा था, तो इसलिए इंडिया के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन सबसे ज़्यादा प्राउड करने वाली बात ये थी कि इस समय इस चंद्रयान में जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था वो इंडिया ने खुद डेवलप किया था। और सबसे ज़्यादा गर्व करने वाली बात ये थी कि इंडिया इसमें पूरी तरह सफल भी रहा था। अगर आपको नहीं पता हो तो चंद्रयान के बाद इंडिया चांद पर जाने वाला चौथा देश बन चुका है, लेकिन ये तो काफ़ी पुरानी बात है। फिलहाल चंद्रयान-3 लॉन्च हो चुका है। इस बार चंद्रयान-3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है, मतलब चांद की सतह पर ये काफ़ी आराम से उतरेगा। ये सॉफ्ट लैंडिंग आखिर कैसे की जाएगी, इसके बारे में जानने के लिए ही चंद्रयान का जो पहला चरण था उसमें एक सैटेलाइट भेजी गई थी जिसे चांद की सतह से टकराना था। और इस सैटेलाइट की टक्कर से भारतीय साइंटिस्ट को वो डाटा मिला जिसकी वजह से चंद्रयान-3 अब सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये टक्कर एक ऐसी जानकारी निकाल देगा कि चांद की सतह से, जिसे जानकर नासा वालों के भी होश उड़ जाएंगे। अब आते हैं 2008 में, जब चंद्रयान-1 मिशन के दौरान एक सब सैटेलाइट को चांद के क्रेटर के अंदर टक्कर करनी थी। इस टक्कर के दौरान एक धूल का गुब्बारा सा उठा और चंद्रयान में लगे सेंसर ने चांद की सतह पर मौजूद मिनरल्स की मैपिंग करना शुरू किया। और इसी मैपिंग के डेटा के आधार पर इसरो के साइंटिस्टों को ये पता चला कि चांद में जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, क्रेटर्स हैं, इनके अंदर जमी हुई अवस्था में ढेर सारा पानी भी मौजूद है। क्योंकि जब सैटेलाइट टकराया था क्रेटर से तो उसमें जमे हुए पानी को बाहर निकाल दिया था। जैसे ही नासा को पता चला कि इंडिया के साइंटिस्टों ने, इसरो ने इतनी बड़ी खोज की है, तो शुरुआत में नासा ने इसरो के इस खोज को सिरे से नकार दिया था। उन्होंने माना ही नहीं था कि चांद की सतह पर पानी भी हो सकता है, क्योंकि वो तो यही जानते थे कि जो खोज करेंगे वही करेंगे। कहाँ इंडिया जैसा गरीब देश चांद पर जाकर ऐसी जानकारी ला सकता है, जो नासा जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं ला सकी। और ये बात नासा को शुरुआत से हजम नहीं हुई थी। पहली बार चांद पर इंसान भेजने के साथ चांद पर जाकर सबसे ज़्यादा रिसर्च करने का दावा जो है वो यूएस करता है। यूएस के एक रेंजर प्रोग्राम स्टार्ट किया था और शुरुआत में के समय में नासा के इस प्रोग्राम का बजट था $170 मिलियन। ऐसा ही नहीं कि इस प्रोग्राम को करते समय नासा पहली बार में सक्सेसफुल हो गया था, नासा भी 6 बार फेल हुआ था। तब जाकर 7th अटेम्प्ट में यूएस ने अपने रेंजर मिशन में सफलता हासिल की थी, जबकि इंडिया पहली बार में ही चंद्रयान-1 के साथ सक्सेसफुल हो गया था। भारत का चंद्रयान-3 चांद का सफर शुरू कर चुका है। नासा वाले भी इंतजार कर रहे होंगे कि चंद्रयान-3 की पहले कोई खोज कर लेने, तो उसके बाद हम जाकर अपना मिशन स्टार्ट करेंगे और इंफॉर्मेशन को कंफर्म कर लेंगे। इस मिशन में क्या क्या जोखिम हो सकते हैं। पहला जोखिम यह है कि चांद पर जब आप कोई यान भेजते हैं तो पूरी तरह से इसका नियंत्रण कंप्यूटर के पास होता है। एक इंसान होने के तौर पर आप 4 लाख किलोमीटर दूर बैठे उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। वो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करता है। दूसरी चीज़ ये है कि चांद में कोई जीपीएस नहीं है। जैसे हम धरती पर कोई गाड़ी चलाते हैं तो जीपीएस के माध्यम से कई जानकारी हमें मिल जाती हैं। ड्राइवरलेस कारें जीपीएस के तकनीकी से ही काम करती हैं, लेकिन चांद पर यह काम मुश्किल है। वहाँ आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पर हैं, किस हिस्से में हैं, कितनी दूरी पर हैं। इन सभी चीज़ों का अनुमान उसे ऑनबोर्ड सेंसर से लगाना होता है, तो इसमें 2-3 नई मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। अच्छी बात यह है कि इस बार इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है और चंद्रयान-2 की लागत का एक हॉलीवुड फिल्म की बजट से भी कम थी और चंद्रयान-3 मिशन की लागत उससे भी लगभग 30% कम है। भारतीय वैज्ञानिक ऐसे करने में कामयाब कैसे रहे, आइए जानते हैं। भारत में एक चीज़ हमेशा से सिखाई गई है कि अपने संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करें, संभव हो तो उनका पुनः उपयोग भी करें। जैसे जब चंद्रयान-2 भेजा गया था तो उसके 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर।
ऑर्बिटर कामयाब रहा और वो अभी भी चांद की ऑर्बिट में घूम रहा है। तो इस बार जब चंद्रयान 3 भेजा गया तो उसमें ऑर्बिटर का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ऑर्बिटर वहां पहले से ही मौजूद था। ऐसे में हमारे ऑर्बिटर की पूरी लागत इस बार बच गई। इसरो की सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर काम इन हाउस करते हैं, यानी काफ़ी तकनीकी वो खुद डेवलप करते हैं। इससे कम लागत में कोई भी कार्य पूरा आसानी से कर लेते हैं। अब इंतजार है चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग का, जिसको पहुंचने में लगभग 45 दिन लगेंगे, यानी कि 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। अभी आइए जानते हैं कि चंद्रयान 3 से क्या मिल सकता है। चंद्रयान 3 के जरिए इसरो चांद पर पानी और खनिजों की मौजूदगी का पता लगाना चाहता है। अगर दक्षिण ध्रुव पर पानी और खनिज मिलता है तो यह विज्ञान के लिए बड़ी कामयाबी होगी। नासा के अनुसार चांद के दक्षिण ध्रुव पर बर्फ है और यहाँ कई और प्राकृतिक संसाधन भी मिल सकते हैं। अमेरिका, रूस और चीन चांद पर लैंडर उतार चुके हैं, लेकिन दक्षिण ध्रुव पर ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन सकता है। तो ये थी चंद्रयान से जुड़ी कुछ रोचक बातें, और देखते हैं कि आने वाले समय में 24 या 23 अगस्त को जब सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।